दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट के बारे में और देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है और इसके प्रमुख बिंदु कौन से हैं। जो पृष्ठभूमि है केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट का, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसमें जो परियोजना है इसमें क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है और इस परियोजना से लाभ कौन कौन से होने वाले हैं और इस परियोजना के लिए संबंधित चुनौती क्या आ सकती हैं, क्या होंगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि जो भारत में शिव रिवर इंटर लिंक जो प्रोजेक्ट है उसका इतिहास क्या रहा है। तो एक एक करके इन सब पर आगे हम चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पर, क्योंकि आगामी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। खासकर जो 2021 में एमपीपीसीएस का, जिसका अप्रैल में डेट डिसाइड है प्रीलिम्स के एग्जाम का, वहां आने की संभावना है, या 2022 में मध्य प्रदेश में जितने भी वनडे एग्जाम या पीसीएस के एग्जाम होंगे तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखें और इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि सारी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो केन बेतवा इंटरलिंक जो परियोजना है तो उसके बारे में तो हाल ही में आपने सुना होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी को जोड़ने की जो परियोजना है उसके लिए पैसे रिलीज कर दिए हैं, माने वित्त पोषण उन्होंने कर दिया और क्रियान्वयन की, माने इसको करने की मंजूरी भी दे दी है। और नाम से ही आपको जैसे पता चल रहा है कि केन नदी और बेतवा नदी, इनको जोड़ने की जो परियोजना है, माने एक दूसरे का जो जल है उसको स्थानांतरण करना है, माने एक दूसरे में भेजना है। और आप सभी जानते हैं कि केन नदी और बेतवा नदी दोनों ही यमुना की सहायक नदी है, तो इनको जोड़ना भी आसान हो जाएगा। और ये जो परियोजना है केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना, ये इसका जो काम है वो 8 वर्षों में पूरा होना है। हालांकि हम जब आगे आपको बताएंगे तो ये बताएंगे कि ये परियोजना काफी समय से लंबित थी। 2005 में ये किसी वजह से ये खटाई में पड़ गई थी, वो भी देखेंगे कि कैसे एमपी, यूपी और केंद्र सरकार के हस्ताक्षर की वजह से ये जो परियोजना थी वो अटक के रह गई थी। तो सभी तथ्यों के बारे में देखेंगे। तो ये आगे बढ़ने से पहले हम केन नदी और बेतवा नदी के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं, फिर इसके बाद इंटरलिंक जो परियोजना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। आप सभी जानते हैं कि केन नदी जो है वो कैमूर पर्वत श्रेणी से केन नदी का उद्गम होता है। अहिरगवा एक जगह है कटनी में, कटनी जिले में, वहां से केन नदी का उद्गम होता है और ये यमुना में जाके मिलती है और लगभग 427 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। मतलब ये उद्गम से जहां ये मिलती है यमुना में, तो वो लंबाई, जो नदी की लंबाई है, जो 427 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बेतवा नदी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि विंध्याचल श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। अच्छे से आप जानते हैं कि कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। और बेतवा नदी पौराणिक रूप से भी काफी मशहूर रही है। आगे हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे कई कवियों के जो रचनाएं रही हैं उनमें बेतवा नदी का जिक्र भी रहा है। मसलन आप देखें तो बाणभट्ट ने कादंबरी में बेतवा नदी का जिक्र किया है। हालांकि ओरछा के बगल से बेतवा का बहाव होता है। जो कालिदास थे, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उन्होंने मेघदूत में बेतवा नदी का जिक्र किया है। और जो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं आचार्य केशव दास, उन्होंने रसिक प्रिया जो उनकी रचना थी उनमें भी बेतवा नदी का उल्लेख किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे बेतवा और केन नदी के बारे में। तो आगे बात करते हैं इस लिंक परियोजना के विषय में। तो ये नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली योजना है। केन बेतवा लिंक नहर 121 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखेंगे, आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केन बेतवा लिंक नहर है वो उसकी लंबाई कितनी है। तो 121 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है,
जिसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। इसी 121 किलोमीटर में ही 2 किलोमीटर की सुरंग होने वाली है। केन को बेतवा से जोड़ने के विचार को अगस्त 2005 में ही विचार रखा गया था कि जब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश ये जो खटाई में पड़ी थी समस्याएं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट माने डीपीआर तैयार करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2008 में केंद्र ने केवीएलपी को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। बाद में इसे जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2021 में ही जल शक्ति मंत्रालय और दोनों राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना को लागू करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, जिसको कहते हैं केबीएलपीए, नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन माने एसपीवी की स्थापना की जाएगी। माने ये प्राधिकरण के रूप में इसको आगे बनाया जाएगा। अलग अलग लिंक परियोजनाओं के लिए एसपीवी स्थापित करने की शक्तियां राष्ट्रीय नदी अंतर्बंधन प्राधिकरण माने में निहित है। अब इसके जो केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना है, इसके 2 चरण क्या होने वाले हैं वो हम देखेंगे। इसके पहले हमने पृष्ठभूमि देखी जो 2005 से तैयार हुई थी। अब हम देखेंगे कि चरण क्या है। तो पहले चरण में है कि एक घटक शामिल, इस चरण में एक घटक शामिल होगा बोधन बांध परिसर। आपको याद होगा खासकर जिन्होंने अभी जो पिछला एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें बोधन दहुआ क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था, तो वो नाम आ गया है बोधन बांध परिसर। और इसकी सहायक इकाई जिसमें निम्न स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, केन बेतवा लिंक नहर और बिजली घर शामिल है। और चरण दूसरे में क्या होने वाला है, इसमें 3 घटक शामिल होंगे। लोअर और बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज। कोठा लिखा है और कोटा बैराज है। तो ये जो चरण है ये 2 चरणों में होगा कि पहले में एक घटक शामिल होंगे और दूसरे में 3 घटक शामिल होंगे। ठीक है, तो ये केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना के 2 चरण हैं। अब केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना का जो ये इससे कुछ फायदे नुकसान है वो देख लेते हैं। तो एमपी से जो लाभान्वित खासकर बुंदेलखंड रीजन है उसको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ इससे लाभान्वित होंगे और यूपी में झांसी, बांदा, महोबा और ललितपुर इससे लाभान्वित होंगे। इससे इरिगेशन फायदा भी होने वाला है। हमने हेक्टेयर में लिखा भी है, आपको हमारे पीपीटी में दिख रहा होगा कि यूपी में 2,65,780 हेक्टेयर इससे इरिगेशन में फायदा होगा। एमपी में 3,69,841 हेक्टेयर का इरिगेशन में मतलब इसमें फायदा होने वाला है। इससे आगे जो ड्रिंकिंग वाटर है माने पीने का अच्छे पानी की सप्लाई इसी लिंक परियोजना से की जाएगी। और इसमें 78 मेगावाट के प्रोजेक्ट पावर को भी इसमें आगे चलाया जाएगा या होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बेनिफिट होने वाले हैं। और इसकी जो लगभग अनुमानित जो राशि है तो 1,805 18,057 करोड़ इसकी जो अनुमानित राशि मापी गई है। आपको हमारे मैप में दिख रहा होगा कि बेतवा और केन की जो मैप चार्ट है वो बने हुए हैं। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं कि ये लिंक परियोजना कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी। अब देखते हैं कि इसमें लाभ क्या क्या होगा। जैसे हमने बताया था कि किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो लाभ क्या होगा, तो ये जो परियोजना है बुंदेलखंड में एक सूखाग्रस्त क्षेत्र तथा उसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिले में है। तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें
इससे उनको लाभ लाभ पहुंचाया जाएगा, जिसमें से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल 13 जिले इस जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें उससे लाभान्वित होंगे। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना में जल की कमी वाले इस क्षेत्र को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा यह नदी परियोजना को जोड़ने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल की कमी देश के विकास में अवरोध न बने। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना में 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगों को पीने की पानी की आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। अब इसमें केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना में संबंधित चुनौतियां क्या होने वाली है। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो उसके जलमग्न होना है, माने वो जलमग्न हो सकता है। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अनुसार बोधन बांध के जलाशय में 9000 हेक्टेयर का क्षेत्र जलमग्न होगा, जिनमें से 5803 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इसे कम करने के लिए 3 वन जीव अभ्यारण्य माने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती और उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को पीटीआर के साथ एकीकृत करने की योजना है। विभिन्न मंजूरियों की आवश्यकता, तो कई मंजूरियों की आवश्यकता भी आगे होने वाली है। तो परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है, जैसे केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी आर्थिक मंजूरी, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आदिवासी आबादी के पुनः स्थापन और पुनर्वास की योजना को मंजूरी। अब केन बेतवा लिंक परियोजना इंपॉर्टेंट है। अब हम इतिहास के बारे में कुछ देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि केन बेतवा लिंक परियोजना प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 परियोजनाओं में से एक है और यह पहली परियोजना है, आप इसको याद रखेंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो विचार माने रिवर इंटरलिंकिंग का जो विचार था तो ब्रिटिश राज के दौरान रखा गया था, जब ब्रिटिश माने अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, तब ये विचार रखा गया था। और एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे सर आर्थर थॉमस कॉटन, आपने शायद नाम सुना होगा। उन्होंने गंगा और कावेरी को जोड़ने का सुझाव दिया था उस समय जब अंग्रेजों का राज्य था, और अंग्रेजों द्वारा परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई थी कि रिवर इंटरलिंकिंग जो परियोजनाएं शुरू की गई थी वो अंग्रेजों के समय ही चालू की गई थी। अगर उदाहरण के स्वरूप में अगर हम देखें तो पेरियार परियोजना के तहत पेरियार बेसिन से बगेही बेसिन के पानी को एक दूसरे में हस्तांतरण करना, मतलब पेरियार से बगेही बेसिन में पानी को भेजना, ये 1895 में ही ये काम को चालू किया गया था। और कुछ अगर और परियोजनाएं देखें तो पराम्बीकुलम अलियार परियोजना है, कुरनूल कडप्पा नहर है, तेलुगु गंगा परियोजना है और रावी ब्यास सतलज, ये कुछ परियोजनाएं रहीं जो अंग्रेजों द्वारा चालू की गई थी। पर 1900 अगर हम 70 के दशक में एक नदी के अधिक जल को माने अगर 1970 के समय में भारत सरकार द्वारा कुछ कार्य इस पर किए गए थे और इस प्रोजेक्ट के मन में इस तरीके का काम करने का विचार जो है उस समय की सरकारों के मन में आया था। पर जो माला नहर है तो कैप्टन दिनसाजे दस्तू ने एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के पानी को पुनर्वितरण करने के लिए गरलैंड नहर का प्रस्ताव रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रख सकते हैं। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के नाम से अगस्त 1980 में सिंचाई मंत्रालय ने जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी, जिसके अंतर बेसिन जल अंतरण की परिकल्पना की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक तथ्य रहा है। और ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये पहली उन 16 परियोजनाओं में से पहली परियोजना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक अवश्य दें। अगर आप इस पीपीटी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करें, और जो भी नए व्यूअर पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट किए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो देखने के लिए, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।